मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। अध्याय 19। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और चाणक्य की मदद से प्रधानमंत्री बन गया वहाँ का। फिर क्या हुआ, चाणक्य जो थे वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी फेमस हैं, और उनकी लिखी हुई बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है। चंद्रगुप्त जो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं क्या हुआ था। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा, और इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस समाज में इसकी स्थापना से पहले क्या था कि मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। उसने अनाप शनाप कर जो थे वो जनता पे लगा रखे थे, और जनता उससे नाराज थी, और उसने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार भी किए थे। तो नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिम भाग में आक्रमण किया, तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने उसका सहयोग किया, और आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। तो उन्होंने फिर चंद्रगुप्त को अपना शिष्य के रूप में शिक्षा दी। आचार्य चाणक्य जो थे विष्णुगुप्त थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, और मगध पर घनानंद का प्रशासन चल रहा था। तो उस वजह से प्रजा जो थी वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त थी, और एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। तो उन्होंने तब ही इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ले ली। इसने आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को चुना और उसे शिक्षा देकर मगध का शासक तक बना दिया, और स्वयं उनके प्रधानमंत्री बन गए। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया इस प्रकार, चंद्रगुप्त को शिक्षित ट्रेनिंग देकर। ठीक है, आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक को बना दिया। तो आचार्य चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य जो थे वो एक चतुर राजनीतिक थे, और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बाल्यावस्था से ही उसमें लीडरशिप के गुण थे, नेतृत्व के गुण थे। वह अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते समय उनका नेतृत्व करना पसंद करता था, और इसी उनकी क्वालिटी को शायद चाणक्य ने नोटिस किया होगा और उनसे अपना एक स्पेशल स्टूडेंट बना लिया होगा। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुण की पहचान कर उसे भारतवर्ष का सम्राट बनाने का निर्णय किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर मगध का शासक बने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और सिकंदर के उत्तराधारी सेल्यूकस को भी बुरी तरह से हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस से कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश, बलूचिस्तान का भी कुछ भाग अपने राज्य में मिला दिया। सेल्यूकस को हराया सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और सेल्यूकस की पुत्री से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत, जो कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी।
मेगस्थनीज जो राजदूत था सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त के दरबार में, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी दी उसने दी। और इंडिका हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिका की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया और तप का मार्ग अपनाया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बन गया था और प्रतिष्ठा बनाए रखा उसने। अच्छा राजा बना, अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। आचार्य चाणक्य उसके दरबार में भी प्रधानमंत्री थे और बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व तक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद बागडोर जो थी उसके सुयोग्य पुत्र अशोक के हाथ में आ गई। उसके बाद आया अशोक महान, द ग्रेट अशोका। मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय उपरत्या प्रशासक था। प्रांतीय उपरत्या यानी प्रशासक था। उससे शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीकरण जो मिला है, अभिलेख जो मिले हैं वो प्रमाण किसके मिले? अशोक के काल से प्राप्त हुए। अशोक ने सबसे अधिक शिलालेख वगैरह अभिलेख वगैरह लिखवाए। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा है। देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना। तत्पश्चात अपने तीसरे वर्ष के शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया। मगध के पड़ोस में जो कलिंग का शक्तिशाली राज्य थे, जिसे अशोक जीतना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ पे आक्रमण किया कलिंग में। और कलिंग में जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर ही अशोक ने उसको पछतावा इतना खराबा देखकर और उसने अपना विचार बदला। जो अशोक का साम्राज्य भी था, लगभग पूरे भारत पर अशोक ने अपना कंट्रोल कर लिया था एक टाइम में। अशोक का साम्राज्य 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख हैं यहाँ पे अशोक की लाटें, मतलब जो स्तंभ होते हैं, स्तूप, लघु शिलालेख और गुहालेख। कलिंग विजय कलिंग पे जब आक्रमण किया था तो वहाँ का नरसंहार देखकर अशोक का दिमाग खराब हो गया और उसने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुँचाने का प्रयास किया और शांति प्रिय जीवन अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? सम्राट ने सम्राट के लिखे हुए जो अभिलेख थे वो भारतवर्ष में अपने कोई भी बात उसे कहने की तो वो अभिलेख लिखवा देता था। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में थे जो आम लोगों की भाषा थी, और उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में हैं। अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा में अभिलेख थे अशोक के, लेकिन अन्य लिपियों में भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। इसके बाद धर्म का मार्ग अपनाया अशोक ने। कैसे? सम्राट अशोक ने क्या किया? स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी। बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। उसने अच्छे आचरण पर बल दिया एवं पशु वध को दंडनीय घोषित कर दिया। सम्राट अशोक का एक विशाल साम्राज्य था और इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इन लोगों के बीच सद्भाव एवं एकता बनाए रखने हेतु अशोक ने प्रजा को शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा। तो उसने इस कार्य के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इस कार्य के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक को धम्म कहा जाता था।
जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया। अशोक के धम्म में दैनिक जीवन की, धम्म मतलब अशोक की कई बातें, अशोक के धम्म में दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर नीतिगत तरीके से बातें कही जाती थी कि पड़ोसी से मत लड़ो, अच्छा व्यवहार रखो, दूसरे के धर्म का भी आदर करो। तो बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति महासभा का आयोजन किया। तत्पश्चात विदेशों में धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में वह अपने कर्मचारियों को नियुक्त करता, उनको हर समय समय पर वहाँ पे भेजता था। उसके प्रचारक जो थे वो सोन एवं उत्तरा में स्वर्ण भूमि, पेंडू, महेंद्र एवं संयुक्तरा जो थे वो श्रीलंका, महारक्षित यवन प्रदेश और रक्षित वनवासी कनाडा, वहाँ तक उसने संदेश दे दी। विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रचार में अशोक सवेयर का योगदान बहुत ही सराहनीय और अद्वितीय है। ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा और जन कल्याण में बिताया। उसने सड़कों का निर्माण, वृक्षों लगाना, कुएं, धर्मशाला, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय, ये सारे अधिक मतलब बहुत ही अच्छे काम किए, इसीलिए वह सराहनीय सम्राट था। सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती मौर्य सम्राट अयोग्य एवं दुर्बल होने से मौर्य समाज का पतन हो गया। मतलब उसके बाद जो उसके जो पुत्र थे वो इतना अच्छे तरीके से संचालन ना रख सके और उसके बनाए हुए साम्राज्य को संभालना उनके लिए मुश्किल रहा और वो धीरे धीरे मौर्य समाज का पतन हो गया। उसके बाद आया गुप्त काल। तो मौर्य समाज के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण और आदियों का वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे वो कनिष्क थे। कुषाण तो कनिष्क का साम्राज्य भी विशाल था। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। गुप्त राजवंश ने 4वीं शताब्दी में, और इस वंश ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय संस्कृति परंपरा अधिक समृद्ध हुई। गुप्त वंश के शासनकाल में, और मंदिर वगैरह गुप्त काल में ही बने थे सबसे अधिक। 319 और 320 ईस्वी में शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल वाला। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वह एक कुशल प्रशासक बना। उसके बाद समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो सुयोग्य पुत्र था समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। कुमार देवी न केवल गुप्त वंश की बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्तम शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के में चलाए जाते हैं। उसके जो सिक्के थे उसमें अश्वमेध यज्ञ की छाप हुआ करती थी। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना गया। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य का बेस्ट माना गया और उसके दरबार में कलाकार और विद्वान हुआ करते थे। हरिसेन जो उसका मंत्री था, समुद्रगुप्त का मंत्री हरिसेन, और लेखक भी था। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो बेस्ट वर्क था उसके बारे में, विजय अभियानों के बारे में उसने वाहवाही लिखी थी, उसने बातें लिखी, उसके बारे में उल्लेख किया उनका। खुद भी एक वो महान संगीतज्ञ था, मल्टी टैलेंटेड था। उसमें वीणा वादन का शौक़ था, प्रजापालक, धर्मनिष्ठ शासक, पेंटिंग्स वगैरह का उसे शौक़ था, जिसने वैदिक धर्म एवं परंपराओं के अनुसार शासन किया। लिहाज टोटल मिला के अच्छा एक शासक रहा। फिर आया चंद्रगुप्त। उसने अपने आप को विक्रमादित्य नाम दिया। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त था एक, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, समुद्रगुप्त और उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अपने पिता मतलब दादा के नाम पर ही बेटे का नाम रखते।
वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह योग्य एवं प्रतिभाशाली था। कला, विद्या, संरक्षण, योद्धा, बहुत सारे उसमें गुण थे। उसने शक एवं कुषाण शासकों को हराया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य में भारतवर्ष को बहुत बड़े भाग पर विस्तृत किया। उसके विजय अभियान जो थे बहुत सारे थे और उसकी खुशी में उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी और विक्रम संवत चलाया जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना भी था, शांति काल में उतना ही कर्मठ था। इतने युद्ध में दक्ष था, वो विद्वान था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। मतलब उसके नवरत्न कौन कौन से थे? अमर सिंह, महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, वेताल भट्ट, वरुरुचि, वरामिली, शंकु, अमर सिंह, घटकर ये सारे उसके नवरत्न थे। फायान जो आया, चीनी यात्री भारत आया, जब इंडिया आया तो उसी के शासन में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ही फायान जो था वो चीनी यात्री भारत आया था। उसने लिखा है फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि उसकी प्रजा सुखी थी, यहाँ पे शारीरिक दंड नहीं था, न ही प्राण दंड था। चांडालों के अलावा कोई मांस या मदिरा का सेवन नहीं करता था और लोग जो थे वो घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रजा के लिए सुखमय और संपन्नता से भरा था। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे और धन वैभव की कोई कमी नहीं। चारों ओर साम्राज्य नीति का बोलबाला था। सोने के सिक्के प्रचलन में थे। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसलिए गुप्त वंश को शासनकाल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। शब्दावली: देवानाम प्रियदर्शी, मतलब उसने जो अशोक की उपाधि थी जो उसने अपने दिलों में इस नाम से भी अपने बारे में इस नाम से भी संदेश देता था। ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था उसके। यह एक लिपि है, वर्तमान की देवनागरी लिपि इसी से निकली है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था कि जहाँ से वो घोड़ा निकलेगा वो इलाका, अगर राजा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो वो इलाका जिसने अश्वमेध यज्ञ चलाया उसका हो जाएगा, अदरवाइज युद्ध करके उसको अपना राज्य बचाना होगा। अगर हार गया तो वो इलाका उस अश्वमेध यज्ञ जिसने कराया उसका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें प्रश्न है कुछ, जैसे क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तक्षशिला के। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली हम तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की। अगर मैं देखती हूँ कि मैंने CBSE से पढ़ाई की तो मेरी देखना चाहती हूँ कि मेरा राजस्थान बोर्ड की पढ़ाई में मेरा कितना नॉलेज है और क्या मैं किसी भी क्षेत्र में सिलेक्ट हो पाती हूँ। तो फिलहाल सेंट्रल डिपार्टमेंट में। तो चलो अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद।